हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। मैं सेल्फ इज डॉक्टर मनोज अग्रवाल। और आज हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेकर के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में। आप बहुत सारी चीजें हैं जो जानेंगे आप मेरी क्लास में आज। लेकिन एक बार शुरुआत में हम जानकारी ले लेते हैं लेकिन अनअकैडमी के बारे में। और सबसे पहले मेरे बारे में। माई सेल्फ इज डॉक्टर मनोज अग्रवाल। आई एम फैकल्टी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एथिक्स। इसके साथ साथ मैं, ठीक है, 11 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास। ठीक है, 11 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो इंटरव्यू फेस्ड। ठीक है, एंड राइटर ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिव बुक्स। और मेरा अनअकैडमी पे टेलीग्राम चैनल है जिसमें अनअकैडमी@मनोज कुमार के नाम से आप जा सकते, देख सकते हैं। और आप उसमें सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अनअकैडमी में आप जुड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस में, जिसमें आप हम एजुकेटर्स के साथ आप, ठीक है, चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आंसर पोल भी कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा जितना भी आपका यूपीएससी का सिलेबस है उसको स्ट्रक्चर किया गया है। यहाँ यहाँ पे आपकी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होगा आपका, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। और एक सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या मिलेगा? अनलिमिटेड एक्सेस। यानी एक बार आप सब्सक्रिप्शन कराते हैं अनअकैडमी में, तो आपका जो ऑलरेडी लाइव क्लासेस है वो तो मिलेंगी मिलेंगी, आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस और क्लासेस भी मिलेंगी। जिसके लिए अनअकैडमी का आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये आपके गूगल प्ले और इसके अलावा ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल। क्लियर? नेक्स्ट इज, आपको अनअकैडमी में जुड़ने से आपको 100 टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपकी करियर को, जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करेंगे लेकर के। और आपको, ठीक है, आपकी तैयारी में, आपकी, ठीक है, चीजों में आपका बड़ा सहयोग करेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी में आप जुड़ते हैं तो अनअकैडमी में आप देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को, सीएससी को क्या किया गया है, पूरी तरह से स्ट्रक्चर किया गया, जहाँ पे 15,000 प्लस कोर्स के हैं यूपीएससी के सब्सक्राइब हैं। क्लियर? तो ये आपको कोर्सेज मिलेंगे, फर्स्ट। सेकंड, आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा? लेट्स सी दैट। यहाँ पे आपके हम दो प्रकार के कोर्सेज देते हैं, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। जिसमें आपको मंथली आपको 9,000, लेकिन ठीक है, आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं, हमें अनुजे मनोज 01, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मंथली आपका 9 है तो यहाँ पे 8,100 होगा। 3 मंथ का यहाँ पे 22,500 है तो यहाँ पे आपको 3 मंथ्स का 2250 मिलेगा 10% डिस्काउंट के बाद। 6 मंथ का 4,500 है तो यहाँ पे 36,450 होगा। 1 ईयर का 49,500 है, यहाँ पे 44,550 होगा। और 2 साल का आपका यहाँ 72 है तो यहाँ 64,800 होगा। और 3 साल का 90 है तो यहाँ पे 81,000 रुपये आपकी फीस स्ट्रक्चर होगा। यही सेकंड हमारा कोर्स है आइकॉनिक। आइकॉनिक में जुड़ने में आपको क्या होगा? प्लस की 4 विशेषताओं के साथ साथ यहाँ पे प्लस, यानी पर्सनल कोच मिलेगा आपको, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक, जिसमें ईयरली फीस 69,500 है। आप मेरे प्रोमो कोड मनोज 01 का इस्तेमाल करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको कितना देना होगा? 62,550। 2 साल का 1,07,000 रुपये है तो यहाँ पे, ठीक है, डिस्काउंट के बाद 96,300 है। और यहाँ पे 3 इयर्स का 141 है तो आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 126,900 आपको पड़ेगा। तो ये जानकारी थी। इसी प्रकार से हमारे ऑप्शनल्स हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रपति ये टॉपिक है, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि संविधान का ये भाग कौन सा है? पार्ट 5 है ये लेकर के। और इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे लेकर के, आर्टिकल जैसा कि आप जानते हैं 52 से लेकर के 78 तक के बीच में डायरेक्टली जो यूनियन, यानी कि संघीय कार्यपालिका से संबंधित, किससे संबंधित है? संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका जो आपकी मिलेगी आपको इस भाग में मिलेगी। और ये संविधान का पहल क्या है? संविधान का ये 5वां भाग है, अनुच्छेद, ठीक है, 52 से लेके 78 तक, 78 तक आपको मिलेंगे। और 79 से, जैसा कि आप जानते हैं, संसद की शुरुआत हो जाती है और संसद का भाग शुरू होता है। और आपको पता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप जानते हैं कि हमारा संविधान, जैसे देखो हमने डायग्राम में आपको समझाया है, आप समझने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको समझाया है, यू कैन सी दैट कि जब भारत का संविधान है, संविधान ने 3 सरकार की बात की है तो संविधान में सरकार की 3 शाखाएं बताई गई। सरकार किस चीज से मिलकर बनी है? 3 चीजों से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तो ये संविधान, सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया? संविधान के द्वारा हमारी सरकार का गठन किया गया है। सरकार में तीन प्रकार की शाखाएं होती हैं, यानी सरकार की शक्तियां तीन प्रकार की चीजों में विभाजित होती हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में जब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, तो विधायिका में सबसे ऊपर कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है। क्यों आता है कि आप देखते होंगे, हमारे यहाँ विधायिका को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद। और आप जानते हैं संसद की तीन भागें लेकर के, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और दूसरा आपका कौन आता है? प्रेसिडेंट। दूसरा आपका राज्यसभा आती है। कौन सा आता है? राज्यसभा। और इसके बाद आप जानते हैं लेकर के लोकसभा आता है। तो ये आपके तीन अंग हैं, इसलिए यहाँ विधायिका में सबसे ऊपर ऊपर कौन आ रहा है? विधायिका में राष्ट्रपति आएंगे। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति से नीचे क्या है? संसद, यानी दो सदनों में बनेगी, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा से, जैसा कि मैंने बताया। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। आप सभी को पता होगा, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। क्या बोला जाता है? निम्न सदन। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन नहीं है। यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। जबकि लोकसभा क्या होता है? डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, अर्थात यह वास्तव में संसद का ये सबसे प्रमुख और कह सकते हैं संसद का वास्तविक प्रतिनिधिकारी सदन हो, ट्यूली रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है। कौन सा होता है? आपका लोकसभा। तो इस प्रकार से हमने दो सदन देखे आपके। वहीं कार्यपालिका की जब बात की जाती है, यानी विधायिका मेरे, ठीक है, उस हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं, तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सम्मिलित हो। कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और ध्यान रखें, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल होती है, और दूसरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव। जब हम राजनीतिक कार्यपालिका की बात करते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शामिल होती है। जब हम प्रशासनिक की बात करते हैं, तो इसमें पब्लिक सर्विसेज की बात हो, लोक सेवाओं की बात हो। ठीक है, आप जानते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और इधर कौन है? लोक सेवा है। ये इसका भाग होते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका हमने आपको बताया। और ध्यान रखना लेकर के, विधायिका का कार्य क्या है? भाई विधायिका क्या कार्य करती है? यह सर्वोच्च नीति निर्माणकारी संस्था है। क्या है लेकर के? सर्वोच्च नीति निर्माणकारी संस्था है। निर्माणकारी संस्था है, यानी कि यह एक ऐसी संस्था है जो नीतियों का, और कह सकते हो कानूनों का, ये क्या करती है लेकर के? निर्माण करती है, उसके आधार पे कार्य करती है। क्लियर? तो विधायिका आपको क्लियर हो गया। तो विधायिका वह है जो कानूनों को, नीतियों का निर्माण करेगी। और कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करेगी। ठीक है, तो दो प्रकार की संस्थाएं होगी आपकी। नेक्स्ट है हमारा लेकर के न्यायपालिका। जैसा कि आप जानते हैं, न्यायपालिका, न्यायपालिका में क्या होगा? न्यायपालिका में आप देखेंगे, एक प्रकार से न्यायपालिका क्या है? यानी विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करेगी कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करेगी कि विधायिका के द्वारा बनाई गई नीतियों कानूनों का संविधान संगत है कि नहीं, उनकी समीक्षा करेगी। और कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको यह देखेगी कि कहीं ये कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्य कहीं ऐसे तो नहीं है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का या उनकी स्वतंत्रताओं का हनन तो नहीं होता है। उसके आधार पे क्या करेगी? विश्लेषित करेगी। तो न्यायपालिका क्या करती है? यह संवैधानिकता की जांच करती है। संवैधानिकता, किसकी संवैधानिकता? ठीक है, जो कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा बनाए गए, ठीक है, नियमों, कानूनों और लिए गए निर्णयों की जांच करती है। और क्या देखती है इसके अलावा? कि वह विधि संगत है कि नहीं है। विधि संगत है कि नहीं है। क्लियर? विधि संगत है कि नहीं है लेकर के, ठीक है, विधि संगत है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी जांच करेगी। इसके आधार पर ये बताएगी लेकर के, क्लियर, ये इसके आधार पर जांच करेगी लेकर के कि ये विधि संगत है कि नहीं है। क्लियर? तो इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, सुनो ना, गेट ऊपर है ना, गेट ना, शटर को स्लाइड करते जाओ। आवाज आ रहा है ना? तो इसके आधार पे हमने देखा और विश्लेषित किया लेकर के
कि किस प्रकार से ये संवैधानिक संस्थाएं काम करती हैं। क्लियर। और ठीक है, और हमने देखा, और ठीक है, तो ठीक है, हमने देखा पूरा लेकर के, इसके आधार पे विश्लेषित किया लेकर के और एनालिसिस किया। तो न्यायपालिका क्या कर रही है? संवैधानिकता की जांच कर रही है, और क्या कर रही है कि कार्यपालिका और विधायक के द्वारा बनाए गए कानूनों की विधि संगतता की जांच कर रही है। और ध्यान रखना, भारत में जो न्यायपालिका है वो क्या करती है कि न्यायपालिका संवैधानिकता और विधि संगतता इस आधार पे देखती है कि कहीं वो मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। मौलिक अधिकारों, ये किसका? मौलिक अधिकारों का। और किसका करती है कि इसके अलावा न्यायपालिका यह भी देखती है मौलिक अधिकारों के अलावा कि विधि संगत शासन है कि नहीं है। विधि का शासन, इसके आधार पे भी चेक करेगी। और क्या करेगी? वह यह भी देगी कि सरकार जो शासन कर रही है, तो सरकार जो काम कर रही है वो संवैधानिक सरकार है कि नहीं है। क्या नहीं है? संवैधानिक सरकार है कि नहीं है लेकर के, ये भी चीज चेक करेगी। तो ये न्यायपालिका का काम है। और भारत में न्यायपालिका क्या है? एकीकृत है, यानी इंटीग्रेटेड है लेकर के भारत में न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, और हाई कोर्ट्स के नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। तो इस प्रकार से यहाँ न्यायपालिका का क्या किया गया है? ठीक है, यहाँ विभाजन किया गया है, एकीकरण किया गया है। तो न्यायपालिका में पहले आप क्या देख रहे हैं? जुडिशरी। जुडिशरी में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार से हमारे यहाँ क्या है? विभाजन है। तो अब हमारे हमने टॉपिक पर, जैसा कि आप हमारा टॉपिक जानते हैं, आज हमें डिस्कस करना है किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। अभी तक भारत में कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी तक 14वें राष्ट्रपति हमारे कौन? रामनाथ कोविंद। ये कौन से हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं, 14वें। क्लियर? 14। ये कौन से हैं हमारे? 14वें राष्ट्रपति हैं, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। जिसमें आप देखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले हैं, जो 1950 से लेकर 1962 तक रहे। क्लियर? अब आप कह रहे हो कि 50 से 62 तक क्यों? क्योंकि 1950 में जब संविधान को स्वीकार कर लिया गया, 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद से राष्ट्रपति के रूप में इनको स्वीकार कर लिया गया। और तब से लेकर के 1962 तक ये क्या रहे? राष्ट्रपति। ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग, प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक समय तक कौन राष्ट्रपति रहा लेकर के, तो ये सर्वाधिक समय तक, लॉन्गेस्ट पीरियड तक इंडिया में कौन रहे? प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, पहला। दूसरा आपका, यानी दो कार्यकाल इन्होंने पूर्ण किए लेकर के। पहला कार्यकाल आप जान रहे हैं लेकर के। और देश में ध्यान रखना, आम चुनाव कब हुए थे? कि देश में आम चुनावों का आयोजन किया गया था सबसे पहले कब? 1991 में, 1951 में आम चुनाव कराए गए थे भारत में। इसलिए ध्यान रखना लेकर के, 1952 से इनका क्या होगा? पहला कार्यकाल। चूंकि राज्यसभा 19 अप्रैल 1952 में आएगी, और लोकसभा कब चुन जाएगी लेकर के? लोकसभा का चुनाव हो जाएगा आपका 1951 में, मई में हो जाएगा। तो लगभग एक साल के बाद क्या आएगा? 8 या 10 से 8, ठीक है, 9 से 10 महीने बाद आपका राज्यसभा आएगा। तो उसके बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो आप जानते हैं पहले राष्ट्रपति निर्वाचित कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और स्वतंत्र भारत के भी, यानी कि जब भारतीय संविधान स्वीकार कर लिया गया, तब के भी राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। दूसरा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप जानते हैं बहुत बड़े फिगर है। इनको दूसरे राष्ट्रपति बने, जो 1962 से 1967 तक रहे, लेकिन इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। तीसरा आपके ठीक है, जाकिर हुसैन साहब थे। क्लियर? जो 1967 से 1969 तक रहे। इसके बीच में इनकी मृत्यु हो गई लेकर के कार्यकाल के दौरान। तो नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन आए? 69 से 74, यानी 5 साल तक वीवी गिरी रहे। बीबी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद साहब आए लेकर के। ठीक है, इनकी भी क्या हो गई? असामयिक मृत्यु हो गई। तो इनके बाद, ठीक है, ठीक है, इनके बाद कौन आए? नीलम संजीव रेड्डी आए, जो 77 से 82 तक बने। और नीलम संजीव रेड्डी, जान ध्यान रखना, ये जनता सरकार के द्वारा, यानी ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने ठीक है, आप जानते हैं लेकर कि राजीव गांधी जी के कार्यकाल में काम किया था। फिर आपके वेंकट रमन साहब आए। फिर शंकर दयाल शर्मा आए। और शंकर दयाल शर्मा जी का कार्यकाल महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आर के आर नारायण और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि मेरा मानना है कि युवा पीढ़ी के और अपने समय की पीढ़ी के ये सबसे बड़े आइडियल नेता थे या राष्ट्रपति। क्लियर? इसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति कौन आई लेकर के? महिला राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति आपकी बनी कौन लेकर के? ठीक है, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल।
जो 2007 से 2012 तक रही, और फिर 2012 से 17 तक कौन रहे? प्रणब दा रहे। प्रणब दा का कार्यकाल आप जानते हैं 5 साल रहा। और उसके बाद रामनाथ कोविंद 2017 तक, 17 से लेके अभी तक लगातार क्या है, राष्ट्रपति बने हुए हैं। इनका कार्यकाल 2022 में पूर्ण। तो ये हमारे यहाँ राष्ट्रपति की क्या थी, सूची थी, मैंने आपको बताया। लेकिन और एक चीज और याद रखना, वीवी गिरी के कार्यकाल में, यानी वीवी गिरी थे, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में, यानी कि इनके समय में सेकंड राउंड किया गया था, यानी कि पहले समय में, लेकिन इनका जो चुनाव हुआ था और इसके आधार पे किया गया। नेक्स्ट इज, अब हम आ रहे हैं लेकिन पृष्ठभूमि के ऊपर। किसके ऊपर पृष्ठभूमि? संवैधानिक की। हम राष्ट्रपति के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मली, कि क्या क्या इनके बारे में प्रावधान था, क्या क्या सारी चीजें थी। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यानी मैंने कहा पहला आपका, सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। राष्ट्रपति को कई नाम से पुकारा जाता है, यानी राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? ना, देश का प्रथम नागरिक, संवैधानिक या राज्य का प्रमुख, और राष्ट्र प्रमुख भी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम से राष्ट्रपति को हम पुकारते हैं, अलग अलग नाम लेते हैं। जैसे संवैधानिक प्रमुख हो गए, इसी प्रकार से हम कोई और नाम लेते हैं, जैसे राष्ट्र प्रमुख हो गए, राज्य के प्रमुख हो गए, राज्य मतलब देश के प्रमुख हो गए, और ठीक है, इसके अलावा देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं, और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बोलते हैं। तो ये राष्ट्रपति के अलग अलग नाम है, इनका मीनिंग क्या होता है पहले एक बार हम देख लें। संवैधानिक प्रमुख से क्या तात्पर्य है लेकर के, यानी हेड ऑफ द नेशन, हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जब यूज करते हैं लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करते हैं हम लेकर के, या मैंने कहा आपको, ठीक है, हम प्रयोग क्या करते हैं, लेकिन नॉमिनल हेड, यानी नाम मात्र का प्रधान, नॉमिनल हेड, यानी वास्तविक प्रधान नहीं है। वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में है। ये क्या है? केवल नाम मात्र के प्रधान। तो इसे इस रूप में भी परिभाषित किया जाता है, नाम मात्र का प्रमुख या संवैधानिक। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविजन है, इनको हम एक एक करके चर्चा करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, राष्ट्रपति, संविधान द्वारा राष्ट्रपति के नाम से समस्त शक्तियां प्रदान की, आप जानते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा समस्त, यानी जितनी भी आप संविधान के अनुच्छेद पढ़ोगे, यानी कि बेयर एक्ट आप पढ़ोगे, तो आर्टिकल में आप देखोगे, आर्टिकल्स में कि 52 से लेकर के 73 आर्टिकल के बीच में जितनी भी शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को, वो एक्चुअल में कार्यकारी शक्तियां समस्त राष्ट्रपति को सौंपी गई। राष्ट्रपति में समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका प्रयोग कौन करता है? यानी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से हैं, लेकिन इनका प्रयोग कौन करेगा? इनका प्रयोग प्रधानमंत्री और प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर। इसी प्रकार से राज्य के संदर्भ में है कि राज्य में कार्यकारी शक्तियां समस्त संविधान द्वारा किसके नाम से दी गई हैं? राज्यपाल के नाम से, लेकिन प्रयोग कौन करेगा? मुख्यमंत्री का। तो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के नाम से समस्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें क्या है लेकर के, कि वह कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है, प्रधान होता है। ही इज अ बेसिकली हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब आप कह रहे होंगे सर हेड कैसे मान लें हम? कैसे होता है हेड लेकर के? तो देखो, जब एग्जीक्यूटिव की बात आती है, मैं बात कर रहा हूं लेकर के किसकी? केंद्रीय कार्यपालिका की। किसकी बात कर रहा हूं? कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका की जब बात आती है, तो कार्यपालिका में क्या क्या चीज महत्वपूर्ण होती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, और आप समझेंगे। जैसे कार्यपालिका की बात की जा रही है, तो कार्यपालिका में क्या क्या चीजें आएंगी? कार्यपालिका में सबसे ऊपर आता है राष्ट्रपति। कौन आता है? राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति के नीचे आपके प्रधानमंत्री आते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर आता है। प्राइम मिनिस्टर के नीचे कौन आते हैं? आपके मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर आते हैं। तो यानी राष्ट्रपति क्यों आ रहे हैं? राष्ट्रपति इसलिए आ रहे हैं कि संविधान द्वारा समस्त प्रकार की शक्तियां हैं। संविधान द्वारा समस्त प्रकार की शक्तियां, शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? किसकी शक्तियां? किसकी शक्तियां? संविधान द्वारा समस्त शक्तियां कौन सी? कार्यकारी शक्तियां किसके नाम से दी गई हैं लेकर के? राष्ट्रपति के नाम से। इसलिए वो क्या है लेकर के? प्रमुख है। तो राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, और राष्ट्रपति को शक्ति दी गई, लेकिन प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी सरकार है? हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है।
संसदीय लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है कि राष्ट्र के क्या होंगे, यानी कि प्रमुख दो प्रकार के प्रमुख होंगे, दो प्रकार के प्रमुख होंगे, प्रधान होंगे। एक प्रमुख होगा राष्ट्र का, जिसे आप राष्ट्रपति कहते हैं, और दूसरा प्रमुख होगा सरकार का, जिसे आप प्रधानमंत्री कहते हैं, पीएम कहते हैं। और यहाँ पे कौन हो गया, प्रेसिडेंट। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ राष्ट्र है और यहाँ पे क्या है, सरकार है। तो इस प्रकार से क्यों भारत में राष्ट्रपति को समझ शक्तियां दी गई लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति, हमारे यहाँ राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली है, पहला। और दूसरा, राष्ट्रपति अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए जवाबदेह नहीं होता है। राष्ट्रपति, ठीक है, अपनी प्रयोग किए गई शक्तियों का, प्रयोग किए गई शक्तियों के लिए जवाबदेह नहीं होता। शक्तियों के लिए, ठीक है, जवाबदेह नहीं होता। अरे भाई, जवाबदेह नहीं होगा तो फिर शक्तियों का प्रयोग कैसे करने की इजाजत दे सकते हैं हम उससे? इजाजत देंगे ही नहीं, हम उससे परमिशन देंगे ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को इस स्थिति में शक्तियां प्रयोग करने की जिम्मेदारी दी गई, और बिना उत्तरदायित्व के। तो फिर लोकतंत्र हुआ ही नहीं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, कि लोकतंत्र में शक्तियों का प्रयोग वही करता है जो उसके प्रयोग की गई शक्तियों के लिए जवाबदेह हो। और तो हमारे यहाँ जवाबदेह कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। इसलिए शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं, यही लोग करते हैं। और कैसे जवाबदेह हैं, आप जानते हैं कि अनुच्छेद संविधान का 75 देता है इसकी जिम्मेदारी। किसको देता है, कार्यपालिका। आर्टिकल 75 क्या कहता है, कि यह कहता है कि इस मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति, सामूहिक रूप से। क्यों सामूहिक रूप से होंगे, अरे भैया, शक्तियों का प्रयोग भी तो वही कर रहे हैं, इसलिए जवाब दो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजन हो रहे हैं। हाँ, तो कार्यपालिका का कौन होता है, वो प्रधान होता है। क्लियर, हमने आप बता दिया क्यों होता है। दूसरा, राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। क्या है, यानी सर्वोच्च समावेशक होता है। कमांडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेशक होता है। दूसरे का मतलब यहाँ क्या हो गया, कमांडर। समादेशक होता है, समादेशक मतलब कमांडर होता है। तो राष्ट्रपति क्या है, जितने भी हमारे डिफेंस रक्षा बल हमारे क्या है, आप जानते हैं तीन प्रकार की प्रमुख हमारी सेनाएं हैं। ठीक है, आपकी थल सेना है, लेकर के आप जानते हैं थल सेना के बारे में। एक आपकी वायु सेना है, आप ये भी जानते हैं। और एक आपकी जल सेना है। तो तीनों प्रकार की सेनाओं का क्या होता है, ये सर्वोच्च कमांडर होता है। कमांडर मतलब प्रमुख, यही होता है। संघ सरकार के प्रत्येक कार्य, यानी प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये भी जान लें आप। जितने भी भारत सरकार के द्वारा काम किए जाते हैं उसमें नाम किसका होता है, उसमें राष्ट्रपति का नाम होता है। जो भी एग्रीमेंट भारत सरकार साइन करती है उस पे, ठीक है, किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। क्यों, भले ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर बाद में करे, और राष्ट्रपति की तरफ से कौन उस पर सिग्नेचर करता है, आपको बता देता हूं मैं, आप लोग, यानी सचिव करता है। और सचिव कौन होता है, आईएएस होता है। सचिव साइन करता है राष्ट्रपति के बिहाफ पर। ठीक है, बाद में राष्ट्रपति से अप्रूवल ले लिया जाता है, साइन करा लिया जाता है। लेकिन कौन एग्रीमेंट साइन करता है, कभी भी देखना, दो देशों के बीच में जब कोई समझौता हो रहा होता है, टीवी पे कार्यक्रम देखना आप लोग, उसमें देखना कौन आता है, कि प्रधानमंत्री होंगे हमारे देश के, और उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति साथ में बैठे होंगे, मंत्री बैठे होंगे, और क्या करेंगे, अधिकारी लोग आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन। ठीक है, नोटिस किया होगा आपने देख करके। तो ये क्या दिखा रहा है, कि समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से क्यों किए जा रहे हैं, अरे भैया, समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, तो नाम भी किसके नाम से काम होगा, राष्ट्रपति के नाम से काम। क्लियर, आगे प्रश्न उठता है कि समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही क्यों किए जाते हैं, क्या कारण है इसके। भाई, राष्ट्रपति के नाम से सब काम किए जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसी चीज है जिसके लिए राष्ट्रपति काम कर रहा है। तो समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, इसलिए राष्ट्रपति के नाम से किया जा रहा है। दूसरा, वह संघ सरकार का क्या है, संवैधानिक प्रमुख है लेकर के। ये मैंने बताया था, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, और उसके बाद कौन है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कि वह संघ सरकार का संवैधानिक
प्रमुख है। नेक्स्ट, वह राष्ट्र का प्रमुख होता है, इसलिए भी उसके नाम से किए जाते हैं। भाई देश में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्र का प्रमुख होने के नाते क्या होता है? समस्त कार्य के नाम से किए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल हेड। नेशन हेड भी कहा जाता है। नेशन हेड क्यों है बोले करके? राष्ट्र, राष्ट्र जानते हो राष्ट्र का मतलब? कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अब आप कह रहे होंगे सर कैसे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है? क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही निर्वाचन सूची की शुरुआत, इसकी शुरुआत होती है निर्वाचन सूची। राष्ट्रपति ही वो व्यक्ति होता है जिसको सबसे पहला या प्रथम नागरिक देश का माना जाता है। क्लियर? इसलिए क्या है? वह प्रथम नागरिक है। इसलिए देखते होंगे फर्स्ट लेडी और फर्स्ट सिटीजन। अमेरिका में भी राष्ट्रपति के लिए, वाइफ के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? फर्स्ट लेडी। क्लियर? आप सुनते होंगे प्रथम महिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके नाम से ही क्या होगा? महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं, उनके नाम से ही शुरुआत होती है हर चीज की। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख इसलिए भी होता है कि वो राष्ट्र की एकता का प्रतीक। किसका है? एकता का, यानी यूनिटी का सिंबल है बोले करके, एकता का प्रतीक है। कौन है? राष्ट्रपति है करके। संकट के समय राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण संवैधानिक यंत्र के रूप में काम करता है। संवैधानिक यंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। यानी कि संकट के समय, संकट कब आएगा? जैसे कभी माने चलो जब आपातकाल आ जाए, ठीक है, अब यानी इमरजेंसी लगाई जाए। मैं क्या कह रहा हूं? कि जैसे इमरजेंसी लगाया जाए। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। आपातकाल आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है, किसी भी आधार पे आपातकाल लगाए तो उस स्थिति में वो हो गया। प्लस और कौन से है? कि जब त्रिशंकु विधानसभा हो, लोकसभा हो। त्रिशंकु, त्रिशंकु लोकसभा। त्रिशंकु लोकसभा को उसको कहते हैं हंग असेंबली बोला जाता है इसको, या हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट तब कहते हैं जब किसी भी दल को, क्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जब किसी भी दल को, हंग शब्द यूज होगा आपके बार बार ही, हंग पार्लियामेंट यानी त्रिशंकु। इसे क्या बोलेंगे? त्रिशंकु। त्रिशंकु का मतलब क्या होता है? कि जब किसी भी दल को, जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो। ठीक है, कि जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है? त्रिशंकु या हंग पार्लियामेंट। और इसलिए भी हंग पार्लियामेंट कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी दल उस समय सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्णय इंपॉर्टेंट हो, राष्ट्रपति का निर्णय। निर्णय क्या होगा? कि देखो हमारे यहाँ जैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, उस तरह के राष्ट्रपति शासन की संघ स्तर पे बात नहीं की गई। ध्यान रखना, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है 356 के तहत, को पता होगा। 356 में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति की तरफ से शासन कौन चलाता है? राज्यपाल। जबकि केंद्र स्तर पर इस प्रकार की शासन की कल्पना नहीं की गई है। हमेशा हर स्थिति में यह माना गया है कि प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री क्या करेगा? देश को चलाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्णय किस संदर्भ में? कि त्रिशंकु विधानसभा के संबंध में इस समय क्या करेगा? वह कार्यकारी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कार्यकारी यानी एक्टिंग, केवल एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और उसका काम क्या होगा? कि जब तक, ठीक है, स्थायी रूप से बहुमत दल वाला प्रधानमंत्री नहीं आ जा रहा है तब तक उसको क्या दे दी जाती है? शासन करने की अनुमति होती है। और वह अनुमति ध्यान रखना किस संदर्भ में प्रयोग करता है? कि वह केवल डे टू डे मामलों में निर्णय ले सकता है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं कर सकता। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? अंग पार्लियामेंट। ठीक है, आगे। ठीक है, सभी राजनीतिक समस्याओं का अंतिम समाधान कौन है?
सभी प्रकार की पॉलिटिकल प्रॉब्लम का अंतिम समाधान राष्ट्रपति। जैसे देखते होंगे आप लोग, किसी भी दल को कोई समस्या होती है, कुछ भी सरकार के बारे में शिकायत करना हो, किसके बारे में? गवर्नमेंट के बारे में। सरकार की जब शिकायत की जाती है ना, आप देखते होंगे सरकार की शिकायत की जाती है तो देखते होंगे विपक्षी दल किसको ज्ञापन सौंपते हैं, किसको जाकर के नोटिस देते हैं, किसको जाकर के रिक्वेस्ट करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। कौन? विरोधी दल या कोई और भी ऐसी प्रकार के दल किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ने सोचा है ये क्यों देते हैं? इसलिए कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, उसके ऊपर देश को चलाने की एक व्यापक जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार की शिकायत किससे की जाती है, ज्ञापन किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। किसके द्वारा? विरोधी दल के द्वारा, विपक्षी दल के। ठीक है, मुझे आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए क्या है कि अंतिम समाधान कौन है सभी प्रकार की समस्याओं का? राष्ट्रपति है। केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? यानी कि चांसलर कौन होता है यूनिवर्सिटी का? वीसी होता है। जैसे देखते होंगे वाइस चांसलर, आप देखते होंगे वीसी, वाइस चांसलर। लेकिन चांसलर कौन है लेकर के? ये क्वेश्चन आता है। चांसलर कौन है भाई? चांसलर आपका प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये होता है। आगे इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है? देखो, यह संविधान का भाग 5 और अध्याय 1 से संबंधित, यानी किससे रिलेटेड है? पार्ट पार्ट 5 और चैप्टर 1। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर के 73 के बीच में। कौन कौन सा? 52 से लेकर के 73, यानी कि लगभग मोटा मोटा 22 आर्टिकल। क्लियर? किससे रिलेटेड है लेकर के? 21 22। ठीक है आपके, ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित डायरेक्टली। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि संविधान के लगभग 100 आर्टिकल्स या अनुच्छेद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, संबंधित हैं या जुड़े। जैसे आर्टिकल 123 देखोगे, 123 में क्या दे रखा है? अध्यादेश जारी करने की अध्यादेश। इसी तरह से 112 आर्टिकल में देखोगे तो बजट में क्या दिया हुआ है लेकर के संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, बजट रखा जाएगा। तो लेकिन राष्ट्रपति नहीं रखता है, रखता कौन है? वित्त मंत्री राष्ट्रपति के ब्याह। ठीक है, तो राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद कितने? 52 से लेकर के अनुच्छेद 73 लेकर अनुच्छेद 52। अब देखो 52 में क्या दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। क्या लिखा है? सेल्वियस, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक राष्ट्रपति होगा भारत का, ऐसा प्रावधान दिया गया। इससे क्या स्पष्ट होता है? बात कर रहा है किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। और कह रहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात सबसे पहले इस अनुच्छेद में किसकी बात की जा रही है? इंडिया की बात। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा 53 आर्टिकल, अनुच्छेद 53। देखो 53 क्या कह रहा है, इसको देखिए। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी एग्जीक्यूटिव पावर। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ध्यान रखना, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि संघ की समस्त कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कह रहा है। इसका मतलब सीधा सा तात्पर्य क्या हो गया कि संविधान के द्वारा किसको शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस इज अ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना लेकर के कि क्या करेगा
कि इन शक्तियों का प्रयोग यानी जो शक्ति इसको दी गई है लेकर इन शक्तियों का प्रयोग क्या करेगा वो, ठीक है, संविधान यानी कि शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब देखो शक्ति तो राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन संविधान के अनुसार वही अनुच्छेद 74, ठीक है, आप देखेंगे, और 75 में किसका गठन कर दिया गया, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का। मंत्रिपरिषद का गठन किया गया जिसका प्रधान प्रधानमंत्री है। तो भले ही राष्ट्रपति के नाम से शक्तियां आई, लेकिन उनका वो स्वयं प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि वो अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से, मतलब अधीनस्थ अधिकारी कौन हो गए, अधीनस्थ अधिकारी यहाँ पे हो गए आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्लियर? आगे, यानी कि ये कौन सा है, ये अनुच्छेद 53 का क्लॉज 1 है और ये अनुच्छेद 53 का क्लॉज 2 है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति सभी सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। मैंने आपको बताया था, ठीक है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनका कौन होता है, वो सर्वोच्च कमांडर यानी सबसे सुप्रीम ऑफिसर होता है। ठीक है, यानी कि आर्मी का जनरल वगैरह है, और सबसे ऊपर कौन है लेकर के, ठीक है, आपका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। और अपनी शक्तियों का प्रयोग वह विधि के अनुसार करेगा। किसके अनुसार करेगा, विधि के अनुसार। यहाँ किसके अनुसार, संविधान के अनुसार। क्लियर? यहाँ किसके अनुसार, विधि के अनुसार। विधि क्या कहती है कि एक्चुअल में जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो किस में निहित होगी, देश के प्रधानमंत्री में। और प्रधानमंत्री के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, आपका, ठीक है, आपका रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, आपके आर्मी आर्मी का जनरल। इसी प्रकार से वायुसेना, जल सेना और थल सेना के अपने अपने जनरल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें व्याख्या की गई है। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता सकता है, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपका समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो इसी प्रकार से हमारे संविधान में किसकी बात की गई है, चेक एंड बैलेंस की बात। चेक इन बैलेंस यानी कि संतुलन एवं नियंत्रण की अवधारणाएं हैं लेकर के। और ध्यान रखो हमारे यहाँ सरकार की 3 शाखाएं, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और ये न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या है, देखिए पहले विधायिका शब्द समझ लेते हैं लेकर के पहले। कार्यपालिका यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, जजों को अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है, जजेस। क्लियर? और इधर क्या है कि जुडिशरी, देखो इधर क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है, जो यहाँ पे एरो दिखा रहा है। इधर क्या कर रहा है कि जुडिशरी कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्ट एज अ अनकॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको भी बताया था, न्यायपालिका को अनुच्छेद 13, कौन सा, आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उसे कहा जाता है जिसमें क्या होता है कि न्यायपालिका किसी भी कार्यपालिका के ऐसे किसी कार्य को क्या कर सकती है, गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, यदि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करे। दूसरा, इम्पीचमेंट यानी क्या होगा, अब देखो क्या हो रहा है, इधर न्यायपालिका कर रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रही है, इधर जजों को अपॉइंट कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, जो कार्यपालिका का भाग है। दूसरा, विधायिका क्या कर सकती है, इम्पीच ऑफ चीफ जस्टिस, यानी कि आपके संविधान में प्रावधान दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजों को हटाना है तो उसके लिए हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है जिसे आप इम्पीचमेंट कह सकते हैं। हालांकि इम्पीचमेंट शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया संविधान में, बाकी के लिए नहीं किया गया, ये भी याद रखना। तो इम्पीचमेंट कौन करेगा, विधायिका, लेकिन जुडिशरी क्या करेगी, इधर कैन डिक्लेयर लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशन, कि विधायिका द्वारा बनाएगी जो नीतियां और कानून है उनको क्या कर सकती है, गैर संवैधानिक घोषित। क्लियर? इधर देखो क्या करेगा लेकर के, ठीक है, कौन, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्या संबंध है कि विधायिका क्या करेगी, पहले कार्यपालिका, प्रेसिडेंट कैन डिस्क्वालीफाई मेंबर्स, यानी राष्ट्रपति को सदस्यों को
अयोग्य घोषित करने का, यानी कह सकते हैं डिस्क्वाली निरहित करने का पूर्ण अधिकार होता है। राष्ट्रपति को आप जानते हैं, लेकर के आपको आगे पढ़ाएंगे हम। और दूसरा क्या है कि लेजिस्लेटिव क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कि विधायिका क्या कर सकती है, कार्यपालिका, विधायिका के प्रति कार्यपालिका जवाबदेह होती है या जवाबदेह बनाया जाता है उसको। और दूसरी तरफ, ठीक है, विधायिका क्या कर सकती है, कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, नो कॉन्फिडेंस माध्यम से उसको हटा सकती है। ये प्रावधान इसमें क्लियर। ये चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका को, कार्यपालिका किस प्रकार से विधायिका को, और वहीं किस प्रकार से कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, वो न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है, और एक दूसरे से वो क्या करती है, चेक करती है और बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था लेकर के। राष्ट्रपति के पद की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। कि भारत का क्या होना चाहिए, इसको क्वालिफिकेशन, पहला नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, ध्यान रखना 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण। और आप जानते हैं लेकर के अच्छी तरह से कि भारत में, ठीक है, वोटिंग के लिए पहले 21 वर्ष था, इसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया वोटिंग, यानी वोटिंग राइट्स के लिए। और जबकि विधायक बनने के लिए, यानी किसके लिए, विधायक बनने के लिए, यानी कि आपका वो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव लड़ने के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए 21 वर्ष, और वहां के लिए संसद के लिए कितना है, 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होना चाहिए। तो क्या कर चुका हो, ठीक है, क्या कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखा। इसका, लोकसभा, यानी पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तभी तीन आधार है मुख्य रूप से इसका क्या बनने के लिए, तीन आधार है मुख्य रूप से किस चीज के लिए, उसके राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफिकेशन, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति। इसके अलावा ये नया चीज जोड़ा गया है, क्या है कि केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण, या कह सकते हैं स्थानीय सरकारों के तहत वो कोई लाभ का पद धारण न करे। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि लाभ का पद क्या है भाई, किसे कहते हैं लाभ का पद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेसिकली, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ का पद किसे कहा जाता है, आपका प्रश्न आता है, यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में भी आ चुका है, लाभ का पद। लाभ का पद किसे कहते हैं, लाभ का पद मतलब होता है जो वेतन युक्त पद हो, वेतन जिससे प्राप्त हो। जैसे कि आप, लाभ का पद वो माना जाएगा कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए, लेकिन आपकी एक कंपनी थी, उसमें आज भी आप उसमें क्या है, डायरेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, लाभ का। या एक ही काम के लिए जैसे आप यहाँ पे बने हो, दूसरी दो जगह से आपको दोहरा वेतन मिले, तो इसका क्या हो गया, मतलब लाभ का पद। ठीक है, यानी कि वेतन युक्त जो पद धारण किए हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या अन्य प्राधिकारी के तहत हो, ठीक है, वो आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं, उसे लाभ का पद। ठीक है, आगे। परंतु वे व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे, कब, लाभ के पद में बता रहा हूं, जो पहले से पदासीन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हैं, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल, जैसे, ठीक है, आपके अभी कोविंद जी हैं, लेके राष्ट्रपति, पहले कहाँ के राज्यपाल थे, बिहार के थे। क्लियर, तो किसी राज्य का राज्यपाल भी बन सकता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य का कोई मंत्री, इसका, केंद्र या राज्य का कोई मंत्री भी, इसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो ये क्या है, आपका प्रावधान था लेकर के किसके बारे में, मैंने आपको बताया सरकार की। ठीक है, किसके बारे में, सरकार, इसका राष्ट्रपति के बारे में जिसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं हम राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, इसको हम देखेंगे और एक्सप्लेन। ठीक है, इससे पहले आपका कोई भी प्रकार का प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं लेकर के। ठीक है, आगे। भारत की राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसकी व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 54 में की।
इसमें 54 में अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर, ध्यान रखना क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाए, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाए। इसका सीधा सा तात्पर्य क्या हो गया? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? एक निर्वाचक मंडल करेगा। और इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे? कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात इलेक्टेड। इलेक्टेड मेंबर कौन है? जिन्हें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया, चुना गया है, लेकर के वही इलेक्टेड मेंबर है। अर्थात ठीक है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, तो जनता के द्वारा क्या है? आप देखेंगे दोनों सदनों में किसकी बात कर रहे हैं हम लेकर के, कि दोनों सदनों की जब बात होगी, सदन की बात होगी, तो दो प्रकार के सदन है लोकसभा में, ठीक है, वो संसद में। एक आपका राज्यसभा है और दूसरा आपका लोकसभा है। तो राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, न कि मनोनीत, न कि मनोनीत, ध्यान रखना, राज्यसभा के 238 सदस्य क्या हैं? निर्वाचित हैं, जबकि 12 सदस्य क्या हैं? राष्ट्रपति के द्वारा क्या है लेकर के? मनोनीत हैं, मनोनीत है लेकर के, याद रखना, क्या है लेकर के? मनोनीत है, यानी कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं। तो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे कि किसमें? राज्यसभा के। वहीं लोकसभा में भी आप जानते हैं दो सदस्य, दो एंग्लो इंडियन। कौन से? एंग्लो इंडियन। दो एंग्लो इंडियन मेंबर क्या होंगे? नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है। तो ये दोनों ही लोग, यानी दो एंग्लो इंडियन और 12 कौन? ठीक है, मनोनीत सदस्य, अर्थात टोटल मिला के 14 सदस्य जो, ठीक है, संसद के हैं, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा भाग कौन लेगा लेकर के? कि सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। अब इसमें एक और चीज जोड़ लो लेकर के, आपका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में भी क्या है लेकर के? विधानसभा है। तो उसमें भी क्या हो जाएगा? कश्मीर की विधानसभा भी शामिल हो जाएगी। तो आप जानते हैं तीन ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, दिल्ली में, पुदुचेरी, और अभी कौन है? जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर नहीं करती। क्लियर? और ध्यान रखना, प्रश्न आया है लेकर के, क्या आया है? कि कौन कौन से सदस्य हैं जो लेकर निर्वाचित, यानी प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्टेड मेंबर, पहला कौन सा मैंने आपको बताया था? इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड कौन है लेकर के? पार्लियामेंट के, संसद के दोनों सदनों के। दूसरे कौन है आपके? विधानसभा, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये कौन है? पहला आपका संसद और दूसरा विधानसभा। और विधानसभा में वो राज्य भी शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, जिनमें क्या है? विधानसभा पाई जाती है। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? इलेक्टेड मेंबर हो रहा है, बस ध्यान रखना। ठीक है, और नॉट पार्टिसिपेटेड कौन होगा? नॉट पार्टिसिपेटेड, नॉट पार्टिसिपेशन किसका होगा? यहाँ पे आपका, ठीक है, 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। दो मेंबर कौन है? एंग्लो इंडियन। और राज्यों में कौन है? स्टेट्स में भी कौन है? हर विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा लेकर के, ये लोग यहाँ पे चुनाव में
मैंने क्या कहा आपसे, भाग लेंगे, और कौन भाग नहीं लेंगे आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमने बताया आपको, क्लियर। तो चूंकि जनता राष्ट्रपति के चयन में सीधे भाग नहीं लेती, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे परोक्ष चुनाव भी कहा जाता है। और भारत को आपको याद होगा हम क्या बोलते हैं, भारत को हम बोलते हैं इंडिया इज अ रिपब्लिक। हमारी संविधान की प्रस्तावना क्या करी है, इंडिया क्या होगा, एक रिपब्लिकन होगा, रिपब्लिकन कंट्री हम। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जब हमारा देश का प्रधान या प्रमुख को लेकर के, देश का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है। तो देश का प्रधान जब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को गणतंत्रीय शासन कहते हैं। तो हम क्या है, गणतंत्र हैं। गणतंत्र का मतलब ही है हमारा राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, न कि ब्रिटेन की तरह। ये हमने और ब्रिटेन में क्या है, एक मूलभूत अंतर है जिसको आपको देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? तो ये मूलभूत अंतर है हम में और किसमें, ब्रिटेन में अंतर है। आगे, तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कौन कौन मनोनीत सदस्य हैं। और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत में प्रयोग नहीं करते। हमारे यहाँ जानते हैं विधान परिषद है, विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा नहीं, विधान परिषद। विधानसभा डायरेक्टली इलेक्टेड है, और जबकि विधान विधान परिषद क्या है, राज्यसभा की तरह है। तो यहाँ पे विधान परिषदों को मत चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। कई बार ये प्रश्न पूछा गया इस टॉपिक से लेकर के। तो मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो याद रखें, इस चीज को लेके तैयारी करें, इसको ढंग से लेके। ठीक है, आगे। अब देखो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि राष्ट्रपति की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज। मैं आपको बता रहा था, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल होता है। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन क्या होता है, कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी फ्रॉम लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ये मैंने आपको बताया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट वेयर देयर आर बाइकैमरल लेजिस्लेचर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। क्लियर। तो जो विधान परिषद के मेंबर इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और आगे क्या कह रहा है, कि टोटल नंबर ऑफ वोटिंग एमपी इन लोकसभा कितने, लोकसभा राज्यसभा के 776, कितने लेकर के, 776। आप समझ रहे हैं, लेकर के 776 क्या है, लेकर के कि मेंबर है, लेकर के आप लोकसभा राज्यसभा के दोनों के जोड़ोगे, तो टोटल एमएलए कितने, देश के लगभग 4120, सभी राज्यों की विधानसभाओं के कितने हो रहे हैं, 4120। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, लेकर के आपके विधायक हो रहे हैं। वैल्यू ऑफ एमएलए वोट कितना होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऑब्लिक नंबर ऑफ स्टेट एमपी। ठीक है, यानी एमएलए नंबर यानी टोटल पॉपुलेशन, मान के चलो जैसे कोई भी स्टेट है, यूपी में मान के चलो 18 करोड़ है, 18 करोड़ पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, 403 मेंबर्स के साथ। कितने विधायक हैं यूपी में, 403 है। इनटू कितना कर दिया हमने, 1000। इससे जो निकल आएगा वो क्या निकलेगा, वो एक एमएलए के वोट का वैल्यू होगा। यही क्या है, वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए। दूसरा, ठीक है, वैल्यू ऑफ एन एमपी वोट, एमपी वोट का क्या होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए वोट। जैसे जितना भी वैल्यू है, जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ वैल्यू है एमएलए का वोट का, तो 5,49,400, ठीक है, 74 वैल्यू होता है। वैल्यू है ये, टोटल मत नहीं, वो नहीं है, वोट की वैल्यू है। ठीक है, मत का मूल्य है। तो जैसे हमने निकाला टोटल वैल्यू, टोटल निकाला, जैसे मान लीजिए 5 लाख, ठीक है, 49,000, ठीक है, आपने 474 आपने निकाल लिया। भाई हमने कर दिया किससे लेकर के, टोटल नंबर ऑफ एमपीज। तो एमपीज कितने हमने बताया अभी आपको, 776। ठीक है, तो इससे जो भी निकलेगा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, टोटल 5,49,000, ठीक है, 408 वैल्यू निकल के आया टोटल एमपीज का। अब यही निकलेगा टोटल वैल्यू दोनों का मिला के कितना हो गया, 5 5 10 10, यानी 10,98,882 हो गया। So under this structure, the candidate filled by the party or parties have to be secure 50% of voted polled into win seat. तो क्या चाहिए इसमें, कि तभी राष्ट्रपति बनेगा जिसे 50% प्लस 1 वोट प्राप्त हो। क्लियर। तो जैसे यही मैंने यहाँ पे बताया है, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और कौन है लेकर के, लेजिस्लेचर फ्रॉम द दिल्ली एंड पुदुचेरी। चूंकि अभी आप जानते हैं 19 में बना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, तो इसलिए बाद में शामिल किया गया इसको।
हाउ प्रेसिडेंट इलेक्टेड वोटिंग सीक्रेट वेब पेपर बैलेट सिस्टम। सीक्रेट यानी गोपनीय मत प्रयोग होता है बैलेट में लेकर के। और इन 2017 बैलेट पेपर विल बी प्रिंटेड इन टू कलर्स, दो कलर में, ग्रीन फॉर एमपीज और पिंक किसके लिए था, एमएलए के लिए था। ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या था, बैलेट पेपर बनाया गया था, लेकिन दो कलर का। एक कौन आपका हो रहा है लेकर के, एक कौन हो रहा है आपका एमपीज का, ठीक है, आप जान रहे हैं लेकर के। और एक किसका हो रहा है आपका, ठीक है, ठीक है। तो आपका दो प्रकार का बैलेट बॉक्स था, एक कौन सा था, ग्रीन, और दूसरा कौन सा था आपका, पिंक था लेकर के। तो ये मैं आपको बताया, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है, मेथड क्या है, कैसे राष्ट्रपति के चुनाव का इलेक्शन होता है, हमने देख लिया। अच्छा ये बताइए एक टॉपिक और इससे पहले, मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, परोक्ष प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो अब ये बताइए कि राष्ट्रपति का हम डायरेक्ट क्यों नहीं करते। यानी कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है भारत में। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है लेकर के, निर्वाचन, ठीक है, अप्रत्यक्ष है यानी परोक्ष है लेकर, कैसा है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष है। तो प्रश्न उठता है अप्रत्यक्ष क्यों, प्रत्यक्ष क्यों नहीं है, प्रत्यक्ष हम क्यों नहीं कराएं। क्या भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। जैसे कि अमेरिका में तो क्या देखते हैं लेकर, यूएसए में तो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। तो प्रश्न उठता है कि हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा ऐसा क्यों किया गया, डायरेक्ट क्यों नहीं किया गया। क्या ऐसा कोई मुद्दा था कि जिसकी वजह से डायरेक्ट नहीं बनाया गया। बिल्कुल मुद्दा था। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जब हम प्रत्यक्ष कराएंगे, क्या कराएंगे, राष्ट्रपति का चुनाव जब प्रत्यक्ष किया जाएगा तो अनेक प्रकार के विवाद और समस्याएं पैदा होंगी लेकर के, ठीक है, अनेक प्रकार के विवाद और समस्याएं पैदा होंगी। प्रत्यक्ष में क्या होगा, अरे भैया राष्ट्रपति तो हमारा क्या है, राष्ट्र प्रेसिडेंट हमारा क्या है, कि राष्ट्रपति हमारा राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, या कह सकते हैं वो क्या है, संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक, जिसमें राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का प्रधान बनाया गया है, लेकिन क्या बनाया गया है, नाम मात्र का प्रधान बनाया गया है, न कि वास्तविक प्रधान। तो ये तो नाम मात्र का है ना, ये तो नाम मात्र का प्रधान है लेकर के, ये शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग थोड़ी ना करेगा। प्रयोग कौन करेगा, राष्ट्रपति नहीं करके बल्कि प्रधानमंत्री करेगा, इसीलिए इसका हम चुनाव डायरेक्ट कराने की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा कारण, दूसरा कारण, ठीक है, यदि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष कराया जाता तो ये खर्चीली प्रक्रिया होती, क्या होती लेकर के, खर्चीली प्रक्रिया होती। अब सोचो लेकर इस पे कितना पैसा खर्च होता लेके, ठीक है, अब देश में चुनाव कराने में सामान्य रूप से इलेक्शन कमीशन का ही कितना पैसा खर्च होता है, कम से कम 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता। तो ये क्या है लेकर के, खर्चीली प्रक्रिया है लेकर के, ठीक है, इसलिए इसको कराना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और चूंकि और इसलिए भी खर्च और इसलिए भी कराना का मतलब नहीं है कि ये नाम मात्र का प्रधान होगा, वास्तविक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, हम कौन है, हम संसदीय शासन प्रणाली वाले देश, संसदीय शासन प्रणाली है हमारे देश में। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होते हैं, दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, प्रमुख कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक, नाम मात्र, और दूसरा कौन है, दूसरा है वास्तविक, ठीक है। तो अब वास्तविक क्या है, नाम मात्र का प्रमुख है, तो इसीलिए भी हमने इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं कराया। नेक्स्ट ये है कि यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता, प्रत्यक्ष होता, अब समझ के देखिए, तो क्या होता कि अब शक्ति संघर्ष होता। प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव में, ठीक है, क्या होता, संघर्ष होता, शक्ति संघर्ष होता। किसके बीच में शक्ति संघर्ष होता, ठीक है, किसके बीच में शक्ति संघर्ष होता, अब समझिए लेकर के, किस प्रत्यक्ष चुनाव होता, तो प्रत्यक्ष से क्या होता, मैंने कहा शक्ति संघर्ष होता, शक्ति संघर्ष होता, कैसे होता,
कि अब राष्ट्रपति क्या कहता, आप खुद सोच के देखिए। प्रेसिडेंट कहता भैया मेरे को तो पूरे देश की सब जनता ने चुना, वो कहता कि मैं वास्तविक प्रधान हूं, मेरे नाम से शक्तियां दी गई हैं, तो इन शक्तियों का प्रयोग भी कौन करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं प्रधानमंत्री को शक्तियां नहीं दूंगा। कि अनुच्छेद 53 खुद कहता है कि समस्त कार्यकारी की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करे। इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या कहता कि मुझे तो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना है और मैं वास्तविक प्रतिनिधि हूं जनता का, क्योंकि प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चुना जाता। प्रधानमंत्री कौन होता है, एक एमपी होता है, और उसका दल जब बहुमत प्राप्त करता है तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के बाद वह सरकार बनाता है। क्लियर। तो प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति कहता कि भैया तुम तो एक एमपी हो, तुम एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो, मेरे को वास्तविक शक्ति है क्योंकि मेरे को जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना है, इसलिए मैं शक्तियों का भी क्या करूंगा, वास्तविक रूप से यूज करूंगा लेकर के, और मैं तुम्हारे अधीनस्थ होकर काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे सलाह परामर्श के आधार पर कार्य नहीं करूंगा। तो सोचो, एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता, क्या हो जाता, एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता, और इससे शासन व्यवस्था, ठीक है, चरमरा सकती थी और देश में एक संकट पैदा हो जाता। क्लियर। इन सब स्थितियों से बचने के लिए हमने क्या किया, अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति अपनाई, क्योंकि वह राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, केवल नाम मात्र का प्रधान है, तो इसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ये खर्चीली प्रक्रिया है। तीसरा, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि नाम मात्र का और वास्तविक प्रमुख, और ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते तो शक्ति संघर्ष होता, जिससे संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था, और वह मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति बन जाता। आप खुद कल्पना कीजिए कि आज रामनाथ कोविंद है लेकर के, ठीक है, वो कौन होते, प्रधानमंत्री होते, और मोदी जी क्या होते कि राष्ट्रपति होते, प्रेसिडेंट होते। आप सोच के देखो कितनी स्थिति बदल जाती। या अमित शाह क्या होते, ठीक है, राष्ट्रपति होते, तो अपने आप क्या हो जाता, क्या कभी वो शक्ति को कभी मानते लेकर के, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं मानते, सत्ता का संघर्ष पैदा हो सकता था। इसलिए हमने इस व्यवस्था को अपनाया। ठीक है। मुझे आशा है आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। कभी भी किसी भी प्रकार का प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से डील कर पाएंगे। क्लियर। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में क्या है, अब देखेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति को क्या कहा जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि 50% प्लस वोट प्राप्त होंगे तभी वह राष्ट्रपति का उम्मीदवार विजयी उम्मीदवार घोषित किया जाए। कितना होना चाहिए, 50% प्लस मिलेगा, 50% प्लस 1 वोट मिलेगा, तभी वो क्या होगा, वह विजयी उम्मीदवार होगा, वह विनर कैंडिडेट होगा। अदरवाइज क्या है, वह विनर नहीं होगा। मैं आगे नहीं आ गया। तो कब होगा कि जब उसे इतने वोट मिलेंगे, कुल मतों का 50% प्लस 1 वोट मिलेगा। क्लियर। वही आनुपातिक, आनुपातिक का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, इंग्लिश में प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, आधे से अधिक। क्लियर। तो ये पहला, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एकल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, पद्धति क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, नहीं समझ में आता है। इसको समझेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। सिंगल वोट यानी ध्यान रखना, एकल संगणीय मत प्रणाली में कैंडिडेट को जो वोट देते हैं जो मतदाता हैं, यानी सिंगल वोट यानी मतदाता को एक ही वोट देता है, किंतु वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात वह बैलेट पेपर में यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन है और तीसरी कौन है। समझेंगे। ठीक है, सिंगल वोट है। वोट क्या होगा, एक कैंडिडेट यानी कैंडिडेट को जो वोटर है केवल एक ही वोट दे पाएगा, लेकिन वोट देते समय वो अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी पसंद को, प्रेफरेंस को बताएगा
कि मान के चलो, ठीक है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार चुनावी में ए, बी और सी नाम के तीन कैंडिडेट हैं। तो जैसे मान के चलो कोई वोट दे रहा है तो पहला इसने बताया, दूसरा इसको बताया, तीसरा बताया। ठीक है, ये राम का वोट है। ये श्याम क्या कर रहा है, इसको दूसरा दे रहा है, इसको पहला दे रहा है, इसको तीसरा दे रहा है। ठीक है, और ठीक है, राम हो गया, श्याम हो गया। ठीक है, अब घनश्याम हो गया, जी क्या दे रहा है लेकर के, अब वो वोट दे रहा है, पहला इसको दे रहा है, तीसरा इसको दे रहा है और दूसरा इसको दे रहा है। तो सबका प्रेफरेंस क्या होगा, वोट एक ही देगा, जिसमें पहला नंबर दिया है उसी का उसका वोट काउंटिंग माना जाएगा, उसी का उसका वोट माना जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि दूसरों को वोट भी क्या करेगा, उसे बताना पड़ेगा कि मेरी पहली और दूसरी और तीसरी पसंद कौन सी। इस प्रकार यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो पाता, मान के चलो इसमें वोट हुए, ठीक है, ए को मिले मान के चलो 45% वोट, बी, ठीक है, ए को, बी को मिले मान के चलो 40% वोट, और सी को मिले मान के यहां मैं बना लेता हूं 45% इसको मिला, 40% इसको मिला, और रिमेंड आपका कितना हुआ लेकर के 15% वोट इसको मिला। क्लियर। तो कोई विजय घोषित नहीं हुआ, चूंकि मैंने बताया 50% प्लस वोट मिलना चाहिए। तो क्या होगा कि विजेता का फैसला नहीं हो पाता है तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। मतलब जो सबसे कम वोट मिला है, मैं इसको आगे वाले पेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो समझ में आ गया होगा, सिंगल वोट का मतलब क्या है, एक ही वोट देगा और प्रेफरेंस देगा। अब जैसे यहाँ पे मैं ऑप्शन बना रहा हूं आपका, कैंडिडेट है चुनाव में, जैसे मान के चलो खड़े हुए हैं चुनाव में, रामनाथ कोविंद, आर में बना रहा हूं, राम। ठीक है, दूसरा मैंने कैंडिडेट, ठीक है, गांधी बना दिया। ठीक है, तीसरा कैंडिडेट मैंने आपका श्याम बना दिया। तीन कैंडिडेट्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसमें वोट देने वाले व्यक्ति का मैं नाम बता रहा हूं आपको। ठीक है, के, सी, बी, डी, ई, जी, एल, एम, एस, आर। क्लियर। इस तरह से मैं नाम जो भी बनाए, लिखिए, दो दो चार दो छह दो आठ दो 10। क्लियर। और इसमें एक नाम और जोड़ लेते हैं लेकर के, वाई। अब जैसे ये वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो राम को के ने पहला वोट दिया, इसने दूसरा दिया, इसने तीसरी प्रेफरेंस बताया श्याम। सी ने पहली प्राथमिकता अपनी बताई, दूसरी प्राथमिकता इसको बताया, पहले इसको बताया, तीसरा इसको बताया। बी ने क्या किया, इसको, ठीक है, इसको तीसरा दे दिया, इसको दूसरा दे दिया, पहला इसको दे दिया। डी ने क्या किया, डी ने फिर क्या किया, डी ने पहला इसको दे दिया, दूसरा इसको दे दिया, तीसरा इसको दे दिया। ई ने क्या किया, इसको दूसरा दिया, पहला इसको दिया, तीसरा इसको दिया। ठीक है, जी ने क्या किया, इसको दूसरा दिया, ठीक है, इसको तीसरा दिया और इसको पहला दे दिया। एल ने क्या किया, एल ने इसको पहला दे दिया और इसको दूसरा दे दिया, इसको तीसरा दे दिया। एम ने क्या किया, इसी तरह से एम ने अपना प्रेफरेंसेस बताया, इसको अपना कौन सा बताया, ठीक है, दूसरा बताया, इसको पहला बताया और इसको तीसरा बताया। एस ने क्या किया, ठीक है, एस ने इसमें, ठीक है, पहला दे दिया, इसको दूसरा दे दिया और इसको तीसरा दे दिया। ठीक है, आर ने क्या किया, इसको दूसरा बताया, इसको दूसरा बताया और इसको पहला बताया और इसको, ठीक है, तीसरा बताया। इसको ने क्या किया, पहला इसको दिया, दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको दिया। सबके वोट हो गए। अब काउंट कर लेते हैं। 50% प्लस यानी 11 मेंबर है, जिधर, ठीक है, आपका 6 का वोट होगा उधर ही विजयी होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी टोटल मिला के इसका कितना मिला, 5 वोट मिले इसको लेकर के। पहली प्रेफरेंसेस 5 है। एक, दो, तीन, चार, इसकी 4 प्रेफरेंसेस लोगों ने क्या दिया, इसको 4 ने पहला प्रेफरेंस बताया, और इसका एक, दो, दो लोगों ने इसको क्या बनाया, अपना पहला प्रेफरेंस बताया। तो अब इस स्थिति में देखो, जब भी विनर कैंडिडेट घोषित होगा, जब कम से कम उसे कितना मिल जाए, 50% प्लस वोट मिले, यानी 6 वोट मिलेंगे, वही विनर कैंडिडेट होगा। सीधा सा मतलब है यहाँ पे लेकर के। तो अब कैसे होगा कि सबसे जो कम मिलने, सबसे कम मत प्राप्त व्यक्ति के मतों को, यानी कि सबसे कम प्राप्त मतों वाले व्यक्ति को इलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है, और उसके वोट को बाकी दो लोगों में विभाजित कर दिया जाता है।
और विभाजन कैसे होगा? क्योंकि देखो सबसे कम वोट मिला है, इसको 2 वोट मिला है, इसके वोट का विभाजन ऊपर वाले दो में हो जाएगा, यानी श्याम के वोट गांधी और राम में बट जाएंगे। लेकिन बटेंगे कब? लेकिन बटेंगे कब? बटेंगे तब जब उसमें पहला, देखो एक वोट ये है पहला और दूसरा वोट ये है, तो पहली प्राथमिकता बताने के बाद इन लोगों ने दूसरी प्राथमिकता किसको बताया, ये वोट जुड़े। तो देखो आप इसमें पहली के बाद ये दूसरी प्राथमिकता श्याम में जुड़ा तो प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इधर इसमें देखेंगे लेकर के दूसरा प्राथमिकता कौन था इसका, श्याम था, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 वोट हो जाएगा। तो टोटल वोट कितने हो गए इसके, 6 वोट हो गए। तो क्या हो गया, ये राम अब आपका विनर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। और इसके पास वोट कितने बचे, 5 बने लेकर के, इसलिए ये सेकंड वन हो जाएगा। तो जीता कौन लेकर के, राम जीत गया। समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये क्या होगा कि सिंगल वोट है, वोट सिंगल ही है लेके दिया, लेकिन वो प्रेफरेंस बताएगा, और प्रेफरेंस में बताएगा कि उसकी दूसरी और तीसरी प्राथमिकता कौन है, उसकी पसंद कौन सी है। लेकिन यदि इस स्थिति में कोई भी कैंडिडेट विजेता घोषित नहीं होता, तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति के या उम्मीदवार के मतों को ऊपर के उम्मीदवारों में विभाजित कर दिया जाएगा। और विभाजन का आधार क्या होगा कि उसको जो पहला वोट मिला था फर्स्ट प्रेफरेंस, तो सेकंड किसको दिया गया, सेकंड वाले कोई वोट उसमें काउंट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये इस आधार पे चुनाव माना जाता है। आगे समझ में, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। मत का मूल्य क्या होता है? ठीक है, मत का मूल्य क्या है, वेल, वोट का वैल्यू क्या है? वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों की मतों की प्रमुखता भी अलग अलग होती है। इसे वेटेज कहा जाता है। क्या कहते हैं? मत का मूल्य यानी वेटेज, वैल्यू ऑफ वोट का मतलब इसे क्या बोलते हैं, वेटेज किसका कितना है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है, ध्यान रखना। दो राज्यों, ऐसा नहीं है हर राज्य के विधायक का वोट का वेटेज सेम होगा, अलग अलग होगा। क्वेश्चन आ चुका है, ये ध्यान रखना। लेकिन यह वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। किसके आधार पर तय होता है? राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। और यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं उसको। क्लियर? बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको लेकर के। क्लियर? जिसे आनुपातिक पद्धति व्यवस्था कहते हैं। और यानी किसके आधार पे वेटेज तय होता है? जनसंख्या के आधार पे होता है। इस पे आपका कई बार प्रश्न आ चुका है, याद रखना। ठीक है, और ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि दो राज्यों के, ठीक है, विधायकों का वोटों का वेटेज अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है आपको। वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमएलए क्या होता है कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राज्य की जनसंख्या जिसमें डिवाइडेड यानी बाय, ठीक है, यानी कि बटे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए। मैंने बताया था जैसे कि यूपी की 18 करोड़ पॉपुलेशन है, और इलेक्टेड एमएलए कितने हैं, 403, 403। और जिसमें इंटू आपका कितना करना है, 1000 के बीच में। तो आप अपनी अपने आप इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि आप, ठीक है, और भी राज्यों की जनसंख्या देखें, जैसे छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, लगभग 2.5, ठीक है, 2.56 क्लियर करोड़ लेकर के। और जबकि एमएलए कितने हैं छत्तीसगढ़ में, 90 हैं। तो आप इंटू करके 1000 करके ये भी निकाल सकते हो। वोट, वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमपी, एमपी के वोट का वैल्यू क्या होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए। जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल लगभग, ठीक है, 4114 कौन होते हैं एमएलए हैं देश में हमारे, 776 कौन थे हमारे पिछले वाले राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद थे लेकर के। टोटल एमएलए वोट वैल्यू कितना था, 4,49,000 था। ठीक है, जिसमें टोटल एमपी का भी क्या था, 4,49,408, और वो 474 था। टोटल वैल्यू कितना हो रहा था, 10,98,882, यानी कि मोटा मोटा मान के चलें, ठीक है, 10,99,000 के आसपास हो। ठीक है, इस आधार पे क्या होता है, वोट का वैल्यू ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में और दोनों में। ध्यान रखना, प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्मूला याद रखें। क्लियर इसका? ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, राष्ट्रपति का हमने निर्वाचन देख लिया, तो निर्वाचन के बाद इसके हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है और हटाने की प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये भी हमें देखना है और समझना है इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रावधान है लेकर के। लेट्स सी दैट, और इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं लेकर के। देखो, महाभियोग क्या होता है?
इम्पीचमेंट क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से किन्हीं निश्चित आधारों पर हटाने वाली संवैधानिक प्रक्रिया। यानी राष्ट्रपति को किन्हीं निश्चित आधारों पर, यानी कि प्री डिसाइडेड या डिटरमाइंड जो बेसिस हैं उनके आधार पर हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। और हटाने के आधार क्या है राष्ट्रपति के? ध्यान रखना, मैं आपको बताया महाभियोग का मतलब ये वह संवैधानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसे क्या बोलते हैं लेकर के? महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। हटाने के आधार क्या है राष्ट्रपति के? कि संविधान का उल्लंघन। क्या है पहला? यानी कि राष्ट्रपति को तभी पद से हटाया जा सकता है, ये संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। आर्टिकल कौन सा है ये लेकर के? आर्टिकल 61 में दे रखा है और बताया गया है कि राष्ट्रपति किस प्रकार से हटाया जाए। तो राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के उल्लंघन के मुद्दे को उस सदन द्वारा निश्चित किया जाता है जिस सदन में उस पर आरोप लगाया जाए। कि संविधान का उल्लंघन किस कैसे किया गया है, तो उसमें निश्चित कहां किया जाएगा? वहां किया जाएगा जिस सदन में उस पर आरोप लगाए जाते हैं। और सदन निश्चित रूप से एक राजनीतिक व्यवस्था का क्या है? अंग होता है। हाउस इज द बेसिकली द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि सदन क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था का अंग है, क्योंकि संसद ही खुद राजनीति का सबसे बड़ा मंच होती है। इसलिए राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग क्या है? एक राजनीतिक यंत्र है, क्या है? एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान रखना, प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रपति का अभियोजन की प्रक्रिया या महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? एक राजनीतिक यंत्र है, क्योंकि यह संसद के दोनों सदनों में लाया जाएगा और उस दोनों सदनों के सदस्य कौन है? राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीतिक आधार पर, आरोप प्रत्यारोप के आधार पर उसकी व्यवस्थाओं का निर्धारण करेंगे और उसके महाभियोग के बारे में निर्धारण करेंगे। क्लियर? इसलिए क्या माना जाता है? इसे राजनीतिक यंत्र माना जाता है। तो संविधान का उल्लंघन एक व्यापक शब्द है। क्या है? एक व्यापक शब्द है। संविधान का उल्लंघन क्या है? एक व्यापक शब्द है जिसका तात्पर्य संविधान की परंपराओं, व्यवस्थाओं, निहित सिद्धांतों और निर्धारित मान्यताओं का उल्लंघन माना जाता है। यानी संविधान का उल्लंघन क्या है? एक व्यापक शब्द है जिसका तात्पर्य है कि संविधान की परंपराओं, व्यवस्थाओं, यानी कि हमारे पार्लियामेंट के जो ट्रेडिशंस हैं, जो सिस्टम है हमारा, जो डिटरमाइंड प्रिंसिपल्स हैं और जो मान्यताएं हैं, उनका जब उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए तो उसे क्या माना जाता है? संविधान का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि आपको बता दूं, संविधान का उल्लंघन क्या है, इसकी व्याख्या नहीं की गई है। इसकी व्याख्या नहीं की गई है और ना ही न्यायपालिका ने, जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने इसको व्याख्यात किया है। न्यायपालिका ने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, आपको बता दूं लेकर के। इसलिए याद रखना कि महाभियोग क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, मैंने बताया महाभियोग क्या है, ये भी बता रहा हूं मैं ना, महाभियोग के आधार क्या होते हैं। आधार क्या है मैंने आपको बताया, प्रश्न बनाया इसके ऊपर मुख्य परीक्षा में कि महाभियोग की प्रक्रिया एक राष्ट्रपति के विरुद्ध लाएगी महाभियोजन की प्रक्रिया एक राजनीतिक यंत्र होता है। और ये भी पूछा गया है कि किसके आधार पर हटाया जाता है, प्रश्न पूछा गया प्रारंभिक परीक्षा में, ध्यान रखना। तो महाभियोग के आधार क्या है लेकर के? संविधान का उल्लंघन। क्लियर? ये भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न उठता है कि महाभियोग की प्रक्रिया है, तो महाभियोग के हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? किस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है? क्लियर? किस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया का पालन किया जाता है, ये हमारा अब टॉपिक है जिसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और याद रखें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से आता है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। कि किसी भी सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, ये पहला पॉइंट। कोई भी सदन, सदन का मतलब ध्यान रखना, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग केवल संसद में लाया जाएगा और संसद में दो सदन है, एक राज्यसभा और दूसरा कौन सा है आपका? लोकसभा। कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोजन की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया केवल यानी किसी भी सदन में लाई जा सकती है। आवश्यक नहीं है कि लोकसभा में लाया जाए और न ये आवश्यक है कि राज्यसभा में।
किसी भी सदन में शुरू की। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने हेतु सदन में आरोपों से संबंधित संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। आरोप लगाए जाएंगे। आरोप क्या है, उसके पीछे आधार क्या है कि मैंने बताया संविधान का उल्लंघन। तो संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति ने क्या किया, जैसे कि मैंने कहा संसदीय परंपराओं का, सिद्धांतों का या मान्यताओं का या संवैधानिक मान्यताओं का जब राष्ट्रपति के द्वारा उल्लंघन किया जाएगा तब उसे क्या माना जाएगा, संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि संविधान के द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह और परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन करेगा। क्लियर, अपने कार्यों का संपादन करेगा, ऐसा लिखा गया। अब आप ये मुझे बताओ कि राष्ट्रपति इस संदर्भ में मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सलाह मानने से मना कर दे और वो अपनी मनमर्जी से काम करने लगे तो वो किसका आधार बन जाएगा, महाभियोग। अगर समझ में ना, क्लियर। या राष्ट्रपति अनैतिक रूप से ऐसा कुछ काम करे जो उसके पद को शोभनीय नहीं हो तो भी काम आना जाए, हटाने के लिए प्रक्रिया लाई जा सकती है, महाभियोग। क्लियर। नेक्स्ट, यह संकल्प तभी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा जब वो निम्नलिखित दो शर्तों को पूर्ण करता, दो शर्त पूर्ण करता। याद रखें, वो तभी लाया जाएगा जब वो क्या करता हो, दो शर्तों को पूर्ण करता हो। पहली शर्त क्या है कि राष्ट्रपति को 14 दिन के पूर्व लिखित नोटिस दिया गया। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है, पहली शर्त। यानी जिस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है उसे 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि भैया आपके खिलाफ हम नोटिस, लिखित नोटिस देंगे कि हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। नेक्स्ट, इन आरोपों पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों का, यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इतना कि कम से कम एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना, ये इंपॉर्टेंट है कि उस इन आरोपों पर या इस संकल्प पर एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी माना जाए। नेक्स्ट, कुल सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत संकल्प द्वारा पारित किया गया। 2/3 बहुमत द्वारा, यानी जो भी हटाने का या राष्ट्रपति की महाभियोग से संबंधित जो संकल्प यानी रिजोल्यूशन लाया गया है उसे कम से कम कितना, 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित किया गया। कितना होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित किया गया, 2/3 बहुमत। क्लियर। तो पहला मैंने क्या बताया कि संकल्प यानी किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, और दूसरा मैंने बताया कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए आरोप से संबंधित संकल्प प्रस्तुत करना होगा, और तीसरा इसमें आप जोड़ सकते हैं और कि उस संकल्प को उस सभापति के द्वारा या पीठासीन अधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान की गई हो। नेक्स्ट, तभी वो सदन में प्रस्तुत किया जाएगा संकल्प जब दो शर्तों को पूर्ण करता हो। पहली शर्त क्या है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित में नोटिस दिया गया हो। दूसरा क्या है कि उस सदन में जिसमें लाया जा रहा है उसमें कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा यह संकल्प हस्ताक्षरित होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्रपति के विरुद्ध ला रहे हो। राष्ट्रपति राष्ट्र का क्या होता है, प्रमुख होता है, उसकी पद की गरिमा है। उस पद की गरिमा का सम्मान करते हुए ये प्रावधान जोड़े गए कि कभी ऐसा नहीं हो कि कोई भी, ठीक है, ऐसा व्यक्ति या देश का प्रधान या विपक्ष ऐसा प्रयास न कर ले जिससे राष्ट्रपति की पद और गरिमा को ठेस लगे। और जब वह सदन में एक चौथाई सदस्य हस्ताक्षरित होगा तो वह सदन कम से कम जितने भी उपस्थित सदस्य हैं यानी कुल सदस्य या सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से कम क्या होना चाहिए, वह संकल्प पारित होना। आगे, द्वितीय सदन अन्वेषण सदन के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में काम करेगा, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हाउस के रूप में काम करेगा द्वितीय सदन। मतलब क्या करेगा, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा किसका, एलिगेशन का, आरोपों का।
जो आरोप लगाए गए आरोपों का ये क्या करेगा, जांच करेगा, आरोपों की जांच करेगा कि क्या यह आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए हैं वह वास्तव में सत्य हैं कि असत्य हैं। और आरोपों की जांच किसके माध्यम से की जा सकती है, कि वह सदन आरोपों को पर चर्चा की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है सदन में, या उससे संबंधित एक समिति बनाई जा सकती है जो क्या करे, लेकिन तुरंत और तत्काल या कुछ दिन के अंदर उसी मामले में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत। तो यहाँ सदन में चर्चा की जाएगी, जांच की जाएगी कि जो आरोप लगाए गए हैं वह वास्तव में सत्य हैं कि असत्य हैं, इस मामले की जांच की। और इस सदन में राष्ट्रपति को उपस्थित होने, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, कि उस सदन में किसमें, अन्वेषण सदन में, इन्वेस्टिगेशन हाउस में राष्ट्रपति को उपस्थित होने, और अब या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट करा सकता है। ध्यान रखना, या तो स्वयं आ जाएगा, वो स्वयं आ सकता है, लेकिन स्वयं राष्ट्रपति सामान्य रूप से नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके पद की बहुत बड़ी गरिमा है। राष्ट्रपति स्वयं सदन में आएंगे तो आप सोचो वो एक आरोपी के रूप में अपने सवालों का जवाब देंगे तो कितना बुरा लगेगा। क्लियर, और उस पद की कितनी गरिमा कम होगी। तो राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। नेक्स्ट, अन्वेषण के पश्चात सदन द्वारा आरोप सत्य पाए जाते हैं तो सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाएगा। आरोप सही पाए गए, मान के चलो आरोप जो राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए थे और आरोप वह सत्य पाए जाते, तो उस स्थिति में आप सोचिए क्या होगा, कि इस स्थिति में ठीक है सदस्य कुल सदस्य संख्या का बहुमत से क्या होगा, 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाएगा तो संकल्प पारित होने के तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, हटा हुआ मान लिया जाएगा या हट जाएगा। इस प्रकार की इसमें क्या है लेकर के प्रावधान है। ठीक है, अरे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके क्या थे, ये प्रावधान थे लेकर के, जो मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको बताए लेकर के। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और बनता है इसमें, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं लेकर के, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, ये तो मैं आपको प्रोसीजर बता दिया हूँ। ये देखो भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य में इम्पीचमेंट के प्रोसेस में क्या अंतर है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने करूंगा आपको लेकर के। ठीक है, मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इंडियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट के बीच में अंतर क्या है मैं आपको बता, आधार क्या है, जैसे इंडिया में क्या है और अमेरिका में क्या है, यूएसए में क्या है ना। तो इंडिया में क्या है, आधार क्या है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का आधार क्या लगाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन किया गया हो। जबकि यूएस में क्या आधार है लेकर के, उसमें किस आधार पे किया जाता है, ठीक है आपको बता दूं लेकर के, राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगाया जाता है, उसने करप्शन किया होगा, भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार, देशद्रोह किया हो, देशद्रोह, क्लियर लिखा गया है, और आपराधिक अपराध यानी क्रिमिनल क्राइम किया हो, आपराधिक अपराध किया हो, ये तीन आधार पे है। यानी कि पहला कौन सा, भ्रष्टाचार, देशद्रोह और आपराधिक अपराध के आधार, ठीक है, और ये तीन आधार हो गए। हमारे यहाँ क्या है कि कहाँ शुरू किया जाएगा महाभियोग, महाभियोग शुरू कहाँ किया जाएगा, शुरू किसी भी सदन में हो सकता है, मैंने आपको बताया किसी भी सदन में, क्योंकि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हटाने का ये प्रावधान बड़ा चर्चित था लेकर के, ठीक है, हटाने के लिए बात की जा रही थी लेकिन लाया नहीं गया। तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, क्लियर। और जबकि अमेरिका में कहाँ लाया जा सकता है, शुरू कहाँ किया जा सकता है, अमेरिका में शुरू करना है तो कहाँ लाना पड़ेगा, उच्च सदन में लाना पड़ेगा। ठीक है, उच्च सदन में लाना आवश्यक नहीं है, कहा नहीं है, निर्देश में, उच्च सदन में लाना
आवश्यक नहीं है, जैसा कि अमेरिका में किसी भी सदन में, यानी कि हम वहां पे किसी भी सदन में, उच्च सदन में लाना आवश्यक नहीं है लेकर के। क्लियर? जबकि अमेरिका में क्या है, उच्च सदन में लाया जाए, उच्च सदन में, मतलब कहाँ लाया जाएगा, सीनेट में लाया जाएगा, सीनेट बोलते हैं, उच्च सदन, हमारे यहाँ राज्यसभा बोलते हैं। क्लियर? हमारे यहाँ क्या होगा, दूसरा सदन क्या होगा, दूसरा सदन मैंने आपको बताया था, दूसरा सदन यहाँ किसके रूप में काम करेगा, दूसरा सदन अन्वेषण सदन के रूप में काम करेगा, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे दूसरा सदन क्या करेगा, दूसरा, क्लियर, दूसरा सदन में, ठीक है, अन्वेषण में क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था, ठीक है, नहीं है कोई कि दूसरा सदन क्या करे। क्लियर? नेक्स्ट इज, और यहां पे जब अन्वेषण होगा, ध्यान रखना, यहां पे जब अन्वेषण होगा तो वहां का चीफ जस्टिस क्या करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा, ध्यान रखना ये भी अंतर है। इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने के लिए, अमेरिका में हटाने के लिए क्या चाहिए, हटाने के लिए, कि भारत में जैसे आपने देखा 2/3 बहुमत चाहिए लेकर के, बहुमत, अमेरिका में बहुमत की कितनी आवश्यकता है, बहुमत, वहां पे क्या चाहिए लेकर के, बहुमत, वहां पे उच्च सदन यानी सीनेट में, मैंने बताया था लेकर के, सीनेट में आपको कितना चाहिए, उपस्थित और देने वाले बहुमत जो चाहिए लेकर के, उपस्थित सदस्यों में बहुमत आवश्यक है, जबकि भारत में क्या है, 2/3 बहुमत, उसमें भी क्या है, ठीक है, 2/3 बहुमत, कितना है लेकर के, कि टोटल यानी कि जो उपस्थित सदस्य, उपस्थित सदस्यों का भी यहाँ पे क्या है, 2/3 बहुमत है लेकर के, इस प्रकार से दोनों में है। और आगे में देखो, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, अब देखोगे हाउस ऑफ, यानी कि अमेरिका में कैसे होगा, पहला, any member of the House representative may introduce an impeachment resolution because of treason, देशद्रोह, या मैंने बताया आपको लेके भ्रष्टाचार, या हाई क्राइम यानी कि आपराधिक लेकर, तो वहां पे निम्न सदन है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उसको, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा, हाउस जुडिशरी कमेटी बनेगी, जो आरोप लगाएगी उसके ऊपर क्या बनाई जाएगी, सदन की न्यायिक समिति बनाई जाएगी, एनालाइज एक्यूजेशन राइट्स एंड डिस्कस द आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट, जो क्या करेगी, उसके ऊपर जो आरोप लगाएगी उनकी जांच करेगी, विश्लेषण करेगी, और वो इम्पीचमेंट से संबंधित जो अनुच्छेद है उन पर डिस्कस करेगी और लिखेगी। 50% यानी कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ द कमिटी क्या होनी चाहिए, आवश्यक चाहिए, तभी आगे प्रोसेस बढ़ेगा, यदि नहीं हुआ तो वही प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिबेट एंड वोट्स, फिर क्या होगा लेकर के, ये कमिटी की, ये तो कमिटी का था लेकर के, अब सदन में क्या किया जाएगा लेकर के, वोटिंग के लिए रखा जाएगा, तो 50% सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस चाहिए लेकर के, ठीक है, यहाँ भी 51% चाहिए। और उसके बाद चार्ज आर ब्रॉड फॉरवर्ड टू द सीनेट, इसके बाद क्या होगा, यह मामला फिर सीनेट को भेज दिया जाएगा, फिर सीनेटर क्या करेंगे यहाँ पे लेकर के, ठीक है, पहला, इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, ठीक है, क्या किया, जैसे भारत में 14 दिन पहले पूर्व सूचना देना आवश्यक है, यहाँ पे क्या किया, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म किया जाएगा। दूसरा, राइट द बिल ऑफ इंडाइसमेंट, अब हटाने के लिए क्या होगा, प्रोसेस शुरू होगा लेकर के, फिर क्या होगा, सीनेट में ट्रायल होगी लेकर, हेडेड बाय यूएस चीफ जस्टिस, मैंने बताया था अभी आपको, हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वहां पे इन्वेस्टिगेशन हाउस में अध्यक्षता करने की आवश्यकता नहीं, हमारे यहाँ नहीं आता है वो, ठीक है, जबकि यहाँ कौन आएगा, यूएस का चीफ जस्टिस आएगा। जूरी मेड ऑफ सीनेटर्स, और यहाँ पे एक जूरी बनाई जाएगी, जूरी मतलब वहां पे सदस्यों का एक संगठन बनाया जाएगा, समूह बनाया जाएगा, जिसे जूरी कहते हैं, जो सीनेटर से मिलकर बनी होगी। एविडेंस कलेक्शन एंड हियरिंग की जाएगी यहाँ पे लेकर, उसके बाद सीनेट जूरी डेलिबरेट यानी कि प्राइवेट क्या करेगी, एंड वोट्स देगी लेकर के, यानी वो वहां पे, तो क्या होगा, 67%, मैंने बताया 2/3 बहुमत से क्या होगा, 2/3 मेजोरिटी से सीनेट में पास हो जाएगा, कन्विक्शन एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, तो क्या हो जाएगा, ऑफिस से हटाया हुआ मान लिया जाएगा। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है, और अमेरिका में अभी लाने की बात हो रही थी, अमेरिका में कई बार लाया गया है, आपने पढ़ा होगा करंट में, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो आज का हम यहीं पर डिस्कस खत्म करते हैं, कल फिर मैं शुरू करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, कल फिर आपकी क्लास होगी सेम टाइमिंग पर, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम लोग मिलेंगे इस सेम टाइमिंग पर, ठीक है, तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर।